Hi everyone, good afternoon, and you all are most welcome. So, guys, audio and video, it's clear or not? Please hurry up. On comment box, I want to know, is it clear or not? Please. Hey guys, so you all are most welcome. गुड इवनिंग एवरीवन एंड मैं ऑडिएबल हूं या विजिबल हूं या नहीं हूं, प्लीज आप मुझे एक बार जरूर बताएं। या आई होप सो गाइस ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर, क्योंकि काफी देर से मैं कोशिश कर रहा हूं तो समझ नहीं आ रहा था, बट गाइस फाइनली मुझे समझ आ गया। या एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग गाइस। चलिए शुरू करते हैं गाइस। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और शुरू करते हैं गाइस आज की क्लास। बेसिकली आपने टाइटल देख ही लिया होगा क्लास का, और ये दोस्तों लास्ट पेपर है आज का, जो यूपीपीएससी जीआईसी वाली सीरीज में करवा रहा हूं। सो दिस इज द लास्ट वन पेपर। नेक्स्ट डे से मैं यूजीसी सॉल्व कराने वाला हूं, यूजीसी नेट वाले पेपर गाइड, जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके रहे हैं। सो यस, मैं आपके अब सॉल्व करवाऊंगा, तो वहां पर आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। और इसके बाद मेरा प्लान है यूपीएचईएससी वाले पेपर जो है, यूपीएचईएससी वाले पेपर, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसी चैनल पर गाइस। चलिए अब शुरू करते हैं ये क्लास गाइस। ये वाली जो क्लास है जो आप देख पा रहे हैं, ये क्लास है 2015 के यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर पर बेस्ड क्लास। एंड गाइस आई एम गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। जहां पर जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की, वहां पर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर लगेगा कि जरूरत नहीं है तो वहां पर नहीं दूंगा गाइस, है ना। और मेरे साथ आप ऐसे ही, उम्मीद है कि ट्यून रहेंगे, आप इसी तरह मेरे साथ लर्न करते रहेंगे। बिल्कुल गाइस। और आपको एक और अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूं कि देखिए, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी है, जो एग्जाम हो चुका, इसके बाद दोस्तों एक न्यू वैकेंसी आने की उम्मीद है, 27,000 न्यू वैकेंसी। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपी टीजीटी और पीजीटी के पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो डायरेक्टली दोस्तों इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएचईएससी के कोर्सेज से रिलेटेड अन अकेडमी पर गाइस कोर्सेज चलते हैं, वहां पर आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं पेड। और यूपी टीजीटी पीजीटी के गाइस को जो कोर्स है, ये मेरे इंडिविजुअल चलते हैं अपार्ट फ्रॉम अन अकेडमी। एक और दोस्तों बढ़िया चीज आपको बता दूं कि एलटी वाला कोर्स भी आपका आने वाला है, यूपी एलटी कोर्स। तो ये भी मैं जल्दी ही दोस्तों आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही जल्दी। और बाकी सारी चीजें दोस्तों तो आप समझते ही होंगे, बाकी के लिए आप आगे मिलिएगा, बात करते रहेंगे हम लोग। चलिए शुरू करेंगे गाइज इस क्लास को, और बिल्कुल शुरू करते हैं गाइज। इस क्लास में क्या क्या चीजें हम लर्न करने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में गाइज, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाय द वे, अगर आप गाइज आप कमेंट ना कर पा रहे हो तो एक काम कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट कर पाएंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो दोस्तों आप कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड गाइज, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन कैरिंग द मी, फिनिश करूंगा स्ट्रीम को। चूज द करेक्ट ऑप्शन गाइस, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन, रैनी डे के ईडियम का क्या मतलब है गाइस, है ना, ईडियम एंड फ्रेजेस। ओके, मैंने सब अलग बताए हैं क्योंकि मेरे पास आंसर की डिफरेंट है इसलिए। सो गाइज, वाइज मैन ऑलवेज सेव समथिंग फॉर अ रैनी डे। सो गाइज, जो रैनी डे का यहां पर जो राइट आंसर है गाइज 31 का, वो होना चाहिए था बी, एग्जैक्टली बी ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना। और चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन इन द गिवन सेंटेंस। 32 का जो गाइज राइट आंसर होगा, सो रैन अवे फ्रॉम सीन गाइज, है ना। यस, रैन अवे, जब कोई भाग जाएगा गाइज, सो उसके लिए रैन अवे ही, क्योंकि टुक टू द हील्स का मतलब ही होता है गाइज उल्टे पांव भाग जाना, ठीक है।
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टूथ एंड नेल। 33 का गाइस जो राइट आंसर होगा, सो विद ऑल देयर माइट, ये वाला होना चाहिए, ठीक है, यस। इसके बाद 34 पर आ जाइए। 34 का जो आंसर है गाइस, सो डे ऑफ फेस्टिविटी, ये गाइस करेक्ट आंसर होगा, डे ऑफ फेस्टिविटी, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं 35 पर। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक वर्ड्स, ब्लैंक ब्लैंक स्पेस। सो यहां पर द कैट जंप्ड, सो गाइज यहां पर जो आंसर है आपका 35 का, सो दिस इज डी ऑप्शन गाइज, अपॉन दी चेयर। मतलब कोई भी गाइज जब कैट होगी, सो उसके जब गाइज जैसे कि अगर कोई चेयर पर डायरेक्टली है, उस पर उसकी सरफेस से टच्ड है, सो देन होता है ऑन। और अगर उससे अलग है गाइज, सो देन के ऊपर, सो देन होगा गाइज अपॉन। मैंने यहां पर मिस्टेक की थी, ठीक है। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स, अब नहीं होगा गाइज। सुटेबल प्रीपोजिशन, ही वाज असैम्ड, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, नन ऑफ दीज। सो गाइज जो 36 का राइट आंसर है, असैम्ड के साथ एक प्रीपोजिशन फॉलो होता है, एंड दैट इज ऑफ, असैम्ड ऑफ। जैसे कोई काम करेगा ना, तो उसके के लिए शर्मिंदा होना, ठीक है, के लिए शर्मिंदा होना गाइज, ठीक है, यस, ऑफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, डू यू राइज, देन डी सन। सो यहां पर जो दोस्तों राइट आंसर है, आफ्टर, विद, एट, बिफोर। 37 का राइट आंसर होगा बी, विद। डू यू राइज विद द सन, ये गाइज इसका करेक्ट आंसर है कि क्या आप सूरज के साथ जगते हैं, विद मींस के साथ। Then supply the correct preposition in the blank. India has got freedom and slavery, far, from, of या with. So guys, इंडिया को जो फ्रीडम मिली स्लेवरी से, कैसे, फॉर या फिर इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, फ्रॉम, ऑफ या with. 38 का गाइज राइट आंसर होगा बी, फ्रॉम। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब किससे पाया, स्लेवरी से गाइज, है ना, yes. So from means say. Fill in the blanks with suitable preposition. So suitable preposition यहां पर हमें fill करना है, I prefer reading and then blank space writing guys. For, from, to, up to guys. 39 का right answer है guys ये वाला, to. I prefer reading up to writing, या फिर guys to writing या from writing या फॉर राइटिंग। आंसर इज टू राइटिंग, रीडिंग टू राइटिंग, मतलब रीडिंग और राइटिंग बोथ गाइस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। सो गाइस जो सभी दवाओं की जो मतलब सभी रोगों की जो दवा है वो क्या होगी, पैनिसिया, है ना, आंसर होना चाहिए उसका पैनिसिया। देन गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार ऑन ह्यूमन अफेयर्स। सो मतलब गाइस कि जो स्टार्स हैं वो ह्यूमन अफेयर्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसकी स्टडी क्या कहलाती है गाइस, 41। सो 41 का जो राइट आंसर होगा गाइस वो कौन सा होगा, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, है ना गाइस, एस्ट्रोलॉजी गाइस, है ना, यस। देन सप्लाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस। सो गाइस ये है कंटेंटमेंट, सेलिबेसी, कॉन्टिनेंटल और सेलिब्रिटी। बेसिकली गाइस देख लीजिए, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कॉन्टिनेंस, मतलब जहां पर आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो। सो 42 का जो आंसर होगा गाइस वो है बी, सेलिबेसी, है ना, सेलिबेसी मतलब कंप्लीटली आप दुनिया के सारे मोह बंधन और सभी चीजों से मुक्त हैं। गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। तो ये गाइस हमने बहुत पढ़ा है, पॉस्थमस, मतलब जब किसी की डेथ के बाद पब्लिश हो, सो पॉस्थमस है। चूज द करेक्ट वन वर्ड, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड से नफरत करता होगा, जो मिसएंथ्रोप होगा, फिलेंथ्रोप होगा, टेलीस्कोप होगा, नन ऑफ द अबव। तो पहले इसको कट कर लीजिए और टेलीस्कोप को कट कर लीजिए, है ना। आंसर अब गाइस कौन सा होगा, आंसर होगा मिसएंथ्रोप, जो मानव से घृणा करता हो, एंड फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं होगा गाइस, है ना, एग्जैक्टली, क्योंकि फिलेंथ्रोपिस्ट मींस क्या होता है वो आप कमेंट में बता दीजिए, फिलेंथ्रोप।
देन व्हाट इज नोन एज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए गाइज, जो कोई स्पीच हो उसमें जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंक्लूडिंग पार्ट को हम लोग गाइज जो बोलते हैं दैट इज बेसिकली, आई थिंक गाइज की जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है उसमें दो चीजें होती है। देखिए कोई वर्क है उसमें एक होता है प्रोलॉग और दूसरा होता है इपीलॉग, है ना। प्रोलॉग और इपीलॉग ये तो आपने देख ही लिया होगा गाइज। तो देखिए प्रोलॉग और इपीलॉग ये दिया हुआ है कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच। लेकिन एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है कि जब कोई वर्क, यहां पर याद रखिएगा, वर्क जैसे मान लीजिए कैंटरबरी टेल बिगिन होता है विद अ प्रोलॉग, और अगर एंड में गाइस अगर एंडिंग हो विद एपिलॉग तो ये वर्क के साथ है। लेकिन यहां पर जो नोटेबल थिंग है वो है स्पीच। सो गाइस जब कोई स्पीच जो कंक्लूडिंग पार्ट के साथ जिसे समाप्त किया जाता है उसे बोला जाता है पेरोरेशन गाइस, है ना, पेरोरेशन। दिस इज नोन एज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच। जब कोई स्पीच को कंक्लूड किया जाता है, सो दिस इज गाइस PERORATION। क्लियर है? चलिए देखिए प्रोलॉग और इपीलॉग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने समझा दिया कि प्रोलॉग और इपीलॉग है क्या। प्रोलॉग मतलब जब कोई वर्क हो, और यहां पर पर्टिकुलर स्पीच की बात हो रही है ना, ये बात याद रखने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट वर्क। अगर ये वर्क के लिए होता तो आप इपीलॉग कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आंसर आपका इपीलॉग मान लिया जाता। ठीक है, चलिए चूज द प्रॉपर प्रीफिक्स डिसिप्लिन, सो इन, मिस, अन और दिस। सो यहां पर गाइज आपको चूज करना है करेक्ट आंसर डिसिप्लिन के लिए प्रॉपर प्रीफिक्स। सो इनडिसिप्लिन और मिसडिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन्ड, डिसडिसिप्लिन। सो देखिए बेसिकली जब आप इस वर्ड को जब भी आपने कभी पढ़ा होगा, सो इनडिसिप्लिन और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मींस मतलब जो गाइस डिसिप्लिन में हो, इनडिसिप्लिन मतलब जो डिसिप्लिन से आउट हो। डिसिप्लिन का मतलब होता है गाइस कि जैसे मान लीजिए कुछ नॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है, अगर वो उन रूल्स और रेगुलेशन से बाहर है then see trace the proper prefix in the following, so powerful, powerless, empower, none of the above guys। so proper prefix in the following 48 में हमें गाइस प्रॉपर प्रीफिक्स सर्च करना है 48 में। सो देखिए 48 की अगर मैं बात करूं, सो पावरफुल, पावरलेस, एम्पावर, नन ऑफ द अबव। सो क्या इसमें कोई प्रीफिक्स यूज किया गया है गाइस? यहां पर देखिए प्रीफिक्स यूज किया गया है ना। यस, प्रीफिक्स मतलब जो पहले फिक्स होता है, इसीलिए इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन पर। फाइंड आउट द सफिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ नाउन। सो अनएडुकेटेड, एडुकेट, एडुकेशनिस्ट और नन ऑफ द एबव। 49 का गाइज जो राइट आंसर है वो होगा क्या? देखिए जब हम बेसिकली गाइज फाइंड आउट द सफिक्स ऑफ एजुकेशन, सो एजुकेशन में गाइज हमें सफिक्स लगाना है, मतलब एट द एंड। देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर पहले लगा हुआ है ना गाइज अन, सो इसीलिए हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, है ना। यस, एडुकेट की अगर बात करें तो बेसिकली गाइज कि ये वर्ब की एज अ वर्ब काम कर रहा है। यस, किसी को शिक्षा देने का काम करना। सो ये नाउन तो है नहीं क्योंकि यहां पर नाउन की बात हो रही है। एडुकेशनिस्ट मतलब गाइज जो शिक्षक या शिक्षा देने वाला, बिल्कुल गाइज डायरेक्टली नाउन हो जाएगा वो, है ना। यस, और यहां पर निस्ट लगाया भी गया है, दैट इज वर्किंग एज सफिक्स। क्लियर है ना, याद रखेंगे। व्हाट इज द सुटेबल सफिक्स फॉर नाइट? नाइट शिप, नाइट लाइक, नाइट डोम और नाइटहुड। सो देखिए गाइज आपने जब भी पढ़ा होगा नाइट को, जैसे नाइटहुड, ज्यादातर मुझे लगता है कि आपने नाइटहुड ही पढ़ा होगा और वही सही भी है। नाइट के लिए गाइज जो सफिक्स आता है वो नाइटहुड होता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड को क्या किया था, सो नाइटहुड को रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि मुझे नहीं चाहिए, है ना। What was the age of Esquire? You know guys, Esquire in Chaucer's prologue to the Canterbury Tale। Esquire की जो स्पेलिंग है थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है। In the Chaucer's prologue to the Canterbury Tale। So जो Esquire था उसकी क्या एज थी? 15, 17, 19 और 20।
51 के गाइस राइट आंसर की अगर बात किया जाए, सो ही वॉज 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, 20 ईयर ओल्ड। और जो ये स्क्वायर था ना, ये नाइट का बेटा था, KNIGHT। नाइट वही था जो सबसे पहले आया था गाइज, कहां पर, वहां जो कैंटरबरी जब जाने वाले थे ये, तो टबर्ड इनमें सबसे पहले आने वाला यही इंसान था, और इसके साथ इसका बेटा था स्क्वायर। The rest is silence. These are the last words spoken before his death. Caesar, Hamlet, Lear और Macbeth. So दोस्तों ये वर्ड किसने बोला था, इसके लिए गाइस कौन सा आंसर आप चूज करेंगे 52 के लिए। 52 का जो राइट आंसर होगा गाइस, रेस्ट इज साइलेंस, मैंने आपको बताया था हैमलेट। रेस्ट इज साइलेंस मींस हैमलेट, बिल्कुल सही आंसर गाइस आपने दिया है। हाउ मेनी सोनेट्स, इसको तो कुछ सोचने समझने की जरूरत पड़ती नहीं है, कि ज्यादा सोचने की जरूरत है, 154। एंड हु इज द हीरो इन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, इसमें से दोस्तों जो आप आंसर करेंगे 54 वाले का, ए करेंगे, सैटर्न इज द हीरो, है ना, सैटर्न इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इसके बाद आगे चलिए, सैटर्न इज ट्रेजिक और हेलेनिक हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। ठीक है गाइस, एंड एडम इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ऐसा समझ लीजिए कि बुक 1 के लिए सैटर्न ही माने जाते हैं, बाकी के लिए एडम को कंसीडर कर लिया जाता है, बट हीरोइक क्वालिटी सैटर्न में ही आपको मिलेगी गाइस, कंप्लीट जो हीरोइक क्वालिटी आपको मिलती है। ठीक है, मिल्टन लिसिडस इज, ए और एन। तो देखिए जो मिल्टन की लिसिडस पोयम है, कल मैंने बताया था आपको, ये एक एलिजी है गाइस, है ना, और अगर यहां पर पैस्टोरल एलिजी कर दिया जाता तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, पैस्टोरल एलिजी इट इज, पैस्टोरल एलिजी इट इज। ठीक है, यस। इन विच पोयम डज ड्राइडन सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चार्ल्स II टू द ब्रिटिश थ्रोन। तो दोस्तों कौन सी ऐसी पोयम है जिसमें ड्राइडन ने सेलिब्रेट किया है चार्ल्स II की रिटर्न को गाइस? द मेडल, मैकफ्लेक्नो, ऑस्ट्रिया रिडक्स और नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो 56 का आंसर होगा वो यही होगा, सी, ऑस्ट्रिया रिडक्स में, है ना। ऑस्ट्रिया रिडक्स इज द वर्क जहां पर चार्ल्स II की रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की को सेलिब्रेट किया है किसने? तो दोस्तों आंसर आता है मेरा डायरेक्टली कौन सा वाला? सो आंसर है सिंपल गाइस, आपके ड्राइडन और ऑस्ट्रिया रिडक्स में। Who is talking about whom in the statement? He found English brick and left it marble. Dryden about Milton, Milton about Spencer, Pope about Dryden, and Dr. Johnson about Dryden. He found English brick and left it marble. So दोस्तों देखिए यहां पर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जॉनसन का और ड्राइडन के लिए। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखने की जरूरत है। आंसर इज डॉक्टर जॉनसन अबाउट ड्राइडन गाइस। ठीक है, यस। हु इज द रियल नेम, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा? सो बेलिंडा का गाइस जो रियल नेम है वो है अराबेला फर्मर। अराबेला फर्मर, ये गाइस इसका नाम है रियल वाला। ये कल के क्वेश्चंस में भी मैंने आपसे पूछा था। यस, the phrase light militia in the rape of Locke is used for fairies, illusions, gnomes और sylphs। so किसके लिए यूज किया गया है? 59 आंसर है गाइस 59 का डी, sylphs के लिए यूज किया गया है इन रेप ऑफ लॉक, लाइट militia, okay, means light military something। who wrote the following lines? किसने लिखा इन लाइंस को? To me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ। यहां पर दोस्तों जो आंसर है आपका गेस से आप आंसर कर सकते हैं। फ्लावर्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं, मीनेस्ट फ्लावर जो थॉट्स दे सकता है, ऐसा काम सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ कर सकते हैं और कोई करने की हिम्मत भी नहीं रखता। क्लियर? विलियम वर्ड्सवर्थ इज द मैन कि जो ऐसा काम कर सकते हैं और ऐसी चीजों के बारे में लिख सकते हैं, इस बात का भरोसा मानिए।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है गाइज, हु रोट ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी? सो गाइज इमोर्टैलिटी ओड और ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ और ब्लेक? आंसर होगा इसका विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर। In which poem of P.B. Shelley the following line occur? If winter comes, can spring be far behind? कई बार दोस्तों मैंने ये बताई होंगी, है ना? Yes, if winter comes, can spring be far behind? So then इसका आंसर हो जाता है गाइस कौन सा? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एडेनिस, क्वीन मैप, ओड टू द वेस्ट विंड। सो ओड टू द वेस्ट विंड राइट आंसर होगा 62 का। करेक्ट आंसर गाइस 62 वाले क्वेश्चन का बिल्कुल। आप लोग आंसर मेंशन कर सकते हैं गाइस, मैं चेक कर रहा हूं आप सबके थोड़े थोड़े आंसर तो एटलीस्ट देख ही रहा हूं। द सोर्स ऑफ पीबी शैलीज प्रोमेथियस अनबाउंड। सो गाइस इसका सोर्स क्या है? सो इज अ प्ले बाय सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, एस्किलस और थॉमस किड। देखिए जो पीवी शैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा है इसके लिए सोर्स क्या है गाइस? सो एस्किलस इसके लिए बेसिकली सोर्स है जहां से इन्होंने प्रोमेथियस का कॉन्सेप्ट और प्रोमेथियस के बारे में लिखा शैली ने, पर्सी बेशी शैली, पीवी शैली ने। निगेटिव कैपेबिलिटी गाइस आंसर आता है 64 वाला, ए ऑप्शन हमेशा आएगा कीट्स। निगेटिव कैपेबिलिटी मींस कीट्स, ठीक है। चलिए, इन विच पोएम ऑफ कीट्स डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर? अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर, its loveliness increases, it never passes into nothingness. So Hyperion, Saint Agnes, Ode on a Gratian and Endymion। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होता है कौन सा? Endymion। ओपनिंग लाइन है इसकी, a thing of beauty joy forever। a thing of beauty joy forever इसकी ओपनिंग लाइन से किस पोएम की? Endymion की, ठीक है। आगे चलिए, Tennyson's In Memoriam deals with the death of Shelley, Keats, आर्थर हैलम, ब्राउनिंग। तो किसके साथ गाइस डील होती है? इसका आंसर होगा आर्थर हेनरी हैलम के साथ। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज आर्थर हेनरी हैलम। आर्थर हेनरी हैलम के साथ गाइस डील होता है, ठीक है। यस। Who wrote the poem The Scholar Gypsy? इसके लिए सोचना नहीं है, मैथ्यू अर्नोल्ड। गॉट इट? मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर होना चाहिए गाइस इसका एग्जैक्ट, बिल्कुल। Who wrote the poem Scholar Gypsy? Matthew Arnold. In which poet of the Victorian age tried to bring about a compromise between science and religion? Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold and none of the above। 68 का जो गाइस आंसर आता है वो आता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, मैथ्यू अर्नोल्ड, so he was mourning on the loss of religious faith and अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन गाइस तो बस ये किस में बिजी थे? सो ये समझ लीजिए गाइस इन्होंने कंप्रोमाइज किया था साइंस, बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ठीक है। चलिए, अर्नोल्ड was intentionally moved by the melodious song of Nightingale and wrote a poem named Nightingales, Ode to a Nightingale, Dover Beach और Philomela। 69 guys, आंसर 69 का कौन सा है? आंसर है Philomela। There is a poem by Matthew Arnold and that is influenced from song of a Nightingale and Philomela is the title of the poem। So 69 right answer is D। 70, who is the real benefactor of Pip in Charles Dickens's Great Expectation guys? So Mr. Jagger, Magwitch, Stella, Miss Havisham। एक चीज आप नोटिस कर चुके होंगे, जीआईसी का ये थर्ड पेपर है गाइस। अगर आपको चाहिए अदर पेपर्स का भी सॉल्यूशन, जो मैंने 2016 वाला कराया है 18 में जिसका पेपर हुआ था, और 2012 भी मैंने आपको करवाया है गाइज, आप तीनों पेपर देखेंगे तो कॉमन चीजें मिल जाएंगी। कुछ क्वेश्चन मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 6 क्वेश्चन जो रिपीट हो जा रहे हैं डायरेक्टली गाइज रिपीट। देखिए, डिकेंसेस ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जैगर, मैगविच, स्टेला, मिस हैविसम। 70 का जो गाइज राइट आंसर आता है वो क्या है? डायरेक्टली गाइज मैगविच होगा आपके लिए। मैगविच वाज द बेनिफैक्टर। पिप ने सोचा था कि शायद मिस हैविशम है, बट लेटर ऑन उसे पता चला नो, मिस हैविशम इज नॉट माय रियल बेनिफैक्टर।
नेक्स्ट वन, विच नॉवल अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली ऑटोबायोग्राफिकल? सो एडविन ड्रूड, ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप, डेविड कॉपरफील्ड, आर म्यूचुअल फ्रेंड। देखिए इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो यही होगा, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड ही दोस्तों हाईली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। The novel of Thomas Hardy are known as Wessex novel, Sussex novel, Middlesex novel, Essex novel. Answer है Wessex novel guys. Wessex is because Thomas Hardy जो थे रीजनल नॉवलिस्ट कहलाते हैं, रीजनल नॉवलिस्ट हैं और गाइज ये रीजनल नॉवल ही है इनका, बिल्कुल। What is Hardy's attitude towards life? So pessimistic it is, optimistic it is, or idealistic it is, or realistic it is. What is Hardy's attitude towards life? So दोस्तों attitude towards life वो pessimistic मिलेगा, इसमें आपको ज्यादा नहीं गणित लगानी है, बिल्कुल। टॉमस हार्डी पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक की अगर बात हो तो ब्राउनिंग का नाम ले लिया करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अच्छा लगेगा दोस्तों आपको भी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। Who wrote these lines? All challenged, changed utterly, a terrible beauty is born. P.B. Shelley, John Keats, W.B. Yeats, T.S. Eliot। दोस्तों जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा ना और मेरे माइंड में आया टेरिबल ब्यूटी, एंड विद टेरिबल ब्यूटी आई गॉट द आंसर 74 का जो गाइस राइट आंसर होगा वो होगा W.B. Yeats for Maud Gone, है ना। The sight of little fountain displayed in shop, window left, W.B. Yeats homesick, and island become the inspiration for this poem. Identify the poem. The second coming, sailing to Byzantium, the vision, Lake Isles of Innisfree। देखिए गाइस एक चीज यहां पर मुझे मिली, एन आइलैंड, और आइलैंड से मुझे आंसर इसका मिल गया। आंसर इज डी गाइज, लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री, बिकॉज लेक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री इज द पोएम जहां पर ये आइलैंड ऑन एंड ऑल के बारे में डिस्कशन करते हैं। यस, W.B. Yeats। T.S. Eliot, The Wasteland consists of 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts. So how many parts are there in T.S. Eliot's The Wasteland? 76 guys, and the right answer is C. 5 parts are there in T.S. Eliot's The Wasteland. Got it? 5 parts are there in T.S. Eliot's The Wasteland. 76 C answer. The line London Bridge is falling down, falling down, falling down. So guys कल वाली क्लास में मैंने एक चीज बहुत ही अच्छे से गाइज कल प्रॉपरली आपसे मैंने बताया था, एंड व्हाट इज दैट। सो मैंने गाइज जो कल आपको बहुत ही प्रॉपरली एक बात बताई थी, यू नो कि वो कौन सी थी गाइज, जो प्रोथलामियन से इन्होंने लिया था गाइज लाइंस, या टीएस एलियट ने वेस्टलैंड में प्रोथलामियन से या फिर एपिथलामियन से किसी से पोएम से गाइज कुछ लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहा था। then Carthage I came and all, yeah, so मुझे याद भी नहीं थोड़ा सा, बट यू नो गाइज कि कुछ लाइंस एंड वेस्टलैंड की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, देखिए द वेस्टलैंड इसका आंसर होगा डायरेक्टली 77 बी ऑप्शन। जीवी सॉ इन हिज प्ले इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय whom? शेक्सपियर, बेन जॉनसन, कॉन्ग्रीव, इब्सन। देखिए दोस्तों आंसर होना चाहिए इब्सन, क्योंकि जीवी शॉ ने भी लिखा है प्रॉब्लम प्ले, एंड हेनरिक इब्सन इज नोन एज द फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। सो 78 आंसर इज डी। डी आंसर बिल्कुल गाइस इसका करेक्ट आंसर है। यस। फ्रॉम वेयर डिड बर्नार्ड शॉ बोरो द आइडिया फॉर हिज प्ले मैन एंड सुपरमैन? बर्गरसन, स्पेंसर, नीत्शे और ब्रैडली। 79 का गाइज जो आंसर होगा वो कौन सा है? वो है सी, नीत्शे से गाइज जिन्होंने मैन एंड सुपरमैन के कॉन्सेप्ट को लिया है। एंड मैन एंड सुपरमैन बाय जीवी शॉ इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क, फाइनेस्ट वर्क गाइज आप कह सकते हैं। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। सो गाइज ये बिग ब्रदर किसमें है? 1984, एनिमल फॉर्म, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, या फिर Hemlock and After? Yes.
So the right answer of the question, so the right answer is 1984. 1984 by Orwell guys, George Orwell. यहां पर बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट जिसे अप्लाई किया गया है। प्लीज आप एक काम करेंगे कि इनके इस वर्क को 1984 को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म, satire on so the British claim of power supremacy, the failure of communist ideas in Russia, the papal supremacy. 81 answer of this one question is B. B is the right answer, the failure of communist ideals in Russia. This is correct one answer, B guys. Then Raja Rao's novel Comrade Kirillov was originally published in French, Hindi, English, Tamil. So in which language Raja Rao's novel Comrade Kirillov was published? 82 correct answer of this one question is A. French guys, है ना? Yes. Comrade Kirillov, so it was published in French language. In which of the following novels Hari Katha is used as a medium of consciousness raising? So दोस्तों इनका जो वर्क है राजा राव का, राजा राव, and Raja Rav's Kanthapura is the work where you can see Hari Katha and the background guys means guys इंडिपेंडेंस बैकग्राउंड एंड महात्मा गांधी एंड ऑल, इन सारी महात्मा गांधीयन फिलॉसफी एंड ऑल को डिपिक्ट किया गया है किस वर्क में? आंसर इसका कांथापुरा, एंड द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83 इज कांथापुरा. हु रोट द प्रीफेस टू अनटचेबल? E.M. Foster, Graham Greene, R.K. Narayan, F.R. Lewis. So who wrote the preface to Untouchable? E.M. Foster, Graham Greene, R.K. Narayan, F.R. Lewis. देखिए दोस्तों 84 का जो राइट आंसर है वो है ए, इट्स E.M. Foster. प्रीफेस किसने लिखा था अनटचेबल का? E.M. Foster. वर्क अनटचेबल वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद, M.K. आनंद. मुल्क राज आनंद गाइस, ओके, मुल्क राज आनंद आंसर. In which novel of Mulk Raj Anand is Munu the central character? Untouchable, Coolie, Morning Face, The Big Heart. So Munu is the character in the work or the lead character in the work. Answer is Coolie. Coolie में guys आपको मुन्नू मिलेगा, Untouchable में आपको मिलेगा भाखा, and Morning Face and The Big Heart. These are the two other works जिनके मुझे मेन लीड कैरेक्टर्स के नाम अभी तो याद नहीं है फिलहाल में. Naseem Iskal was awarded with the Sahitya Academy Award. So for exact names, Hymns in Darkness, Unfinished Man, Later Day Psalms. 86 guys, right answer is D, Later Day Psalms. For Later Day Psalms, he received the Sahitya Academy Award. In the poem Night of Scorpion by Naseem Iskal, the scorpion has bitten whom? The speaker, the villager, the mother, the child. So correct answer of this one question क्या है guys? Night of the Scorpion जो नसीम इस्किल का है, सो किसको काटा था? आंसर इज गाइस मदर, है ना? यस, मदर को बाइट किया था. इवन मदर ने प्रे किया, थैंक गॉड कि इसने मुझे कट कर लिया, मेरे बच्चे को नहीं कट किया गाइस. सो लव ऑफ मदर दैट कैन बी ऑल्सो सीन, यानी कि एक माँ का जो प्यार है वो भी गाइज आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्क में. एग्जैक्टली. सो द राइट आंसर, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे. बिल्कुल. ओके गाइज, नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू. सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी आपके लिए आने वाला है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अवॉर्डेड विद पुलित्जर प्राइज? 88. 88 का गाइज राइट आंसर क्या होना चाहिए? बेसिकली राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज 5 टाइम, जो मैं मानता हूं गाइस कि 5 टाइम इनको मिला था. ठीक है, यस. सो आई कैन से 5 टाइम्स. ओके, यस, 5.
88 का आंसर इज गाइस 5 टाइम है ना कि बी है? 4 टाइम मिला या 5 टाइम प्लीज? ओके ओके ओके, 4 टाइम होगा, 4 टाइम। 4 ही तो वर्क है इनके जिनको मिला, मैं 5 टाइम कह चला जा रहा हूं। इज देयर एनीवन गाइस जिसको 5 टाइम मिला हो? 4 टाइम मिला है, 4 टाइम 4 टाइम 4 टाइम। बी ऑप्शन इज करेक्ट प्लीज, 4 टाइम गाइस। या यस मोहम्मद मास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले का जो पेपर आता था, मैंने एक दिन और आपसे चर्चा की थी गाइस। यस यस, 4 टाइम आई गॉट। देखिए पहले के जो पेपर आते थे तो पेपर इजी होने के पीछे रीजन होते थे। पहले आप खुद सोचिए कि कितने एस्पिरेंट रहे होंगे जो यूट्यूब में अपनी आंखें गड़ा करके 2000 क्वेश्चन तो यूट्यूब में देख लेते हैं। आप लोग मानते हैं कि नहीं? 2000 क्वेश्चन गाइस तो आप यूट्यूब में देख लेते हैं, मानिए। यस, कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है कि पूरे एग्जाम में 4 से 6000 क्वेश्चन आप देख लेते हो यूट्यूब चैनल्स पर। कई सारे यूट्यूब चैनल्स को जब आप फॉलो करते हैं तो कितने सारी क्लासेस देखते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो लर्निंग का लोगों का मेथड है, जो लर्निंग का पैटर्न है, जो एक्सेस है, वो बढ़ गई है। इसीलिए पहले के पेपर इजी होते थे। आप यूजीसी देख लीजिए, यूजीसी पहले वाला पेपर आपको इजी लगेगा। आज का पेपर पढ़ा दिया जाए तो ऐसे सर खुजलाने लगता है, ऐसे लगता है कि क्या हो गया है गाइस, है ना? यस। Clear? So the next one question is yeah, Santiago is a name of. So guys देखिए Santiago किसका नेम है? शिप, सिटी, फेस्टिवल, कैरेक्टर। कैरेक्टर का नाम है गाइस Santiago, the main character, lead character. Which of the following play is not written by Harold Pinter? देखिए बर्थडे पार्टी पिंटर, केयर टेकर पिंटर, द कॉकटेल पार्टी पिंटर नहीं है, रूम बाय पिंटर। कॉकटेल पार्टी टीएस एलियट का है। अब आप देखिए पार्टी पार्टी करके गाइस मैचिंग कर दी, टीएस एलियट का है दी कॉकटेल पार्टी, है ना? यस। Which of R.N. Tagore poem was originally written in English? Lover's Gift, The Crescent Moon, Gitanjali, The Child। 91 का गाइस राइट आंसर क्या हो सकता है? 91 का राइट आंसर होगा डी, द चाइल्ड। द चाइल्ड इज द पोएम जिसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन इंग्लिश। For which collection of poem was Tagore awarded the Nobel Prize? Urvasia, The Fugitive, Lover's Gift, गीतांजलि। सो गाइस नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? आंसर होना चाहिए 92, और 92 का जो आंसर है वो डी ही होगा, गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग गाइस। आइडेंटिफाई द प्ले इन विच गिरीश कर्नाड यूजेस फॉक टेल। Yeah, this you can see Tail, Nanda, and Nag Mandala, Bali the sacrifice, the fire and rain. बेसिकली गिरीश कर्नाड ने फॉक टेल कहां पर यूज किया है? सो फॉक टेल के यूज की अगर मैं बात करूं गाइस, सो नाग मंडला में फॉक टेल को यूज किया है। यस, नाग मंडला जहां पर इन्होंने फॉक टेल पैटर्न को यूज किया है। 93 बी ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल प्राइज विनर? टॉमस हार्डी, D.H. Lawrence, V.S. Naipaul, Virginia Woolf। Answer of this one question is V.S. Naipaul guys, है ना? V.S. Naipaul, V.S. Naipaul जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर वाला। Choose the correct name of the house in V.S. Naipaul's The House for Mr. Biswas। हनुमान विला, बिस्वा विला, और हनुमान हाउस, बिस्वास हाउस। Answer is which one guys? So answer is D. Yeah, I think guys 95 D. It's which one guys? It's विश्वास हाउस और हनुमान विला। कौन सा आंसर है गाइस? मैं दो ऑप्शंस में को मैं आपके लिए सिलेक्ट करता हूं, विश्वास हाउस या फिर हनुमान विला। करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइस हनुमान या फिर विश्व विला भी है, देखिए आपके लिए, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, हनुमान हाउस इज ऑल्सो देयर गाइस। तो कौन सा आंसर होना चाहिए बेसिकली? यस, नेम ऑफ द हाउस। आंसर ऑफ दिस वन, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि
बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा वाला होना चाहिए, वो तो मैं आपको बता ही देता हूं। हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो है ना गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो घर का नाम है, ये दोनों तो कतई नहीं है ना। यस, या तो हनुमान विला है या तो हनुमान हाउस है गाइस, है ना। देखिए, जहां तक मैं मानता हूं कि इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हनुमान हाउस, ये वाला। क्योंकि जो आंसर की आई थी इसकी वाली, तो इसकी वाली आंसर की को मैंने जब चेक किया था, तो वहां पर गाइस कुछ इंफॉर्मेशन जो थी इसमें गलत, बाय द वे मिस्टेक से ऐड हो गई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है। जैसे हम लोग मिस्टेक करते हैं वैसे ही। सो हनुमान हाउस गाइस इसका राइट आंसर है बेसिकली, है ना। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो आंसर आया था आंसर की में, हुआ था विश्वास हाउस। नहीं नहीं, विश्वास हाउस नहीं है। The Renaissance means, so guys, it's Middle Ages, revival of Middle Ages, classical learning, religious values, romances. आंसर होगा 96 का बी। बी राइट आंसर होना चाहिए गाइस, यस, बी यानी कि क्लासिकल लर्निंग। 96 बी होना चाहिए गाइस। 97 रिफॉर्मेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट इन पॉलिटिक्स, लिटरेचर, रिलीजन, एजुकेशन। रिलीजन राइट आंसर है, रिलीजन करेक्ट आंसर है गाइज इसका वाला, ठीक है, यस। हु इज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री? सो कौन फाउंडर था गाइज? जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, थॉमस कैरियू, एंड्रयू मार्वेल। सो देखिए, जो मेटाफिजिकल स्कूल है एसोसिएटेड विद जॉन डन। जॉन डन इज एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल स्कूल. So the correct answer of the question 98 is B, John Donne. Who among the following equated classicism with the health and romanticism with disease? Goethe, Rousseau, Dryden और Molière guys. करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है बेसिकली? सो करेक्ट आंसर के लिए प्लीज चलते चलिएगा, थोड़ा सा जूम आउट हो गया था। यस, रोमांटिक पोएट कौन सा? equated classicism with health and romanticism. 99. Answer is guys Goethe, Goethe, Goethe. This is correct one answer. Next one, who among the following is not a romantic poet? Shelley, a romantic poet. Keats, romantic poet. John Dryden, not a romantic poet. James Thompson, romantic poet. Clear? Yeah. The pre-Raphaelites were originally a group of writers, painters, moralists, preachers. So pre-Raphaelite guys group किसका था? Pre-Raphaelite, it was originally a group of writers, painters, moralists or preachers. 101 and 101 right answer should be B guys. Painters थे ये, poets और painters थे। पोएट्स प्लस पेंटर्स, है ना। या मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद द विक्टोरियनिज्म, द नॉटी 90s, the earlier part of the 20th century, or none of the above. Got it? None of the above. So correct answer कौन सा? Modernism is associated with. So modernism is associated with the earlier part of 20th century. Earlier part of 20th century. Then see next one. Who among the following introduced the sonnet form in English poetry? So Thomas Yard. Thomas Yard was the man. So he introduced, please guys. Okay, it was I think a little bit stuck, but अब कुछ सब कुछ क्लियर होगा। Yes, a little bit it was stuck guys, है ना, ठीक है, क्लियर है ना। Yes, चलिए आंसर कीजिए गाइस। सो बैलेड किस टाइप होती है, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव गाइस? बैलेड इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इक्वल गाइस, वॉट एवर इट इज। 104 गाइस आंसर होता है सब्जेक्टिव इसका। बैलेड जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है।
हु फर्स्ट यूज द कर्टल सोनेट? जी एम हॉपकिंस का नाम यहां पर होना चाहिए, जी एम हॉपकिंस. Next one question for you. So this is the next one. An application of high tone to a trivial subject results in. So guys, an epic, mock epic, none of the above. So right answer guys, एक बार चूज कीजिए करेक्ट वाला आंसर. हरियम. Correct one answer of this one, an application of high tone to a trivial subject. So guys, ये mock epic ही होता है. Yes, mock epic, which according to Aristotle is the soul of tragedy. So plot is the soul of tragedy according to Aristotle. Plot, so that can be considered as the soul of tragedy. जो plot होता है guys, उसे soul of tragedy माना जाता है. ठीक है? Yes. Who authored Isabella? William Shakespeare, John Keats, Charles Dickens, none of the above. So guys, किसने इजाबेला को किसने लिखा है बेसिकली? जॉन कीट्स गाइज 109. सो आंसर होना चाहिए जॉन कीट्स. और जॉन कीट्स क्यों होना चाहिए गाइज? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, सिंपल गाइज, है ना. जॉन कीट्स और द पॉट ऑफ बेसिल करके एक वर्क लिखा है और इजाबेला के लिए इन्हें क्रिटिसाइज किया गया था कि कीट्स जो है बहुत अच्छे से गाइज सक्सेस नहीं हो पाए थे इन इमिटेशन गाइज. और इमिटेशन किसके लिए? यस, इमिटेशन जो है गाइज, तो वो इन्होंने किया था किस चीज का इमिटेशन? तो इमिटेशन जैसे होता है ना, इंडिविजुअल टैलेंट एंड गाइज फॉलोइंग ऑफ दोज मास्टर्स. सो उसको लेकर के राइट आंसर होगा गाइस इसके लिए कीट्स, इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल. व्हेन वाज द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड? सो 1797, 1798, 1800, 1802. सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा 1800 एग्जैक्टली. 1800 करेक्ट वन आंसर. आई होप सो गाइस. यस, सो 1800 इज करेक्ट वन आंसर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए. विच चैप्टर इन कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया डिस्कसेड शेक्सपियर एज पोएटिक जीनियस? चैप्टर 10, चैप्टर गाइज इट्स 15th एंड चैप्टर नंबर 18th और चैप्टर नंबर 20. इट्स गाइज सॉरी 18 गाइज. 17, it's 17 and it's 15 and it's 10th guys. So in which one chapter? Please, in which one chapter? 111. The answer of the question is guys what? 111. B is correct answer, chapter 15th. Who evolved the concept of touchstone? Matthew Arnold. Who evolved the concept of touchstone? So touchstone guys method, so it was developed by basically Matthew Arnold. T.S. Eliot's impersonal theory of poetry is expounded in Hamlet and his problem, the metaphysical poets, the function of criticism, tradition and individual talent. Correct answer. Impersonal theory of poetry 113. So 113 right answer is यस, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जहां पर थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी की बात की है. पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग. लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. इट्स गाइज मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल. करेक्ट आंसर क्या हो सकता है गाइज? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल. 114 राइट आंसर इज ए. इट्स बेसिकली मेटाफर, जहां पर लाइफ का कंपैरिजन किया गया है. A conceit was used in. So guys, conceit was used in classical poetry, romantic poetry, metaphysical poetry, none of the above.
So conceit was used in. So conceit was, guys, used in where? So conceit was used in metaphysical poetry. Metaphysical poetry. ठीक है? Yes. He perished on scaffold. He perished on scaffold. Which figure of speech is used in the above line? Metaphor, transferred epithet, or apostrophe, or euphemism? He perished on the scaffold. 116 करेक्ट आंसर कौन सा है? 116 का. सो द राइट आंसर ऑफ 116 इज डी ऑप्शन, है ना? यस. यूफेमिज्म, figure of speech is used in the above line. He perished on the scaffold. Identify the figure of speech used in the following. Death lays his icy hand on kings. So correct answer is apostrophe, personification, epigram और simile. तो यहां पर गाइस जो आंसर होना चाहिए बेसिकली 117, सो वो होना चाहिए बी, personification. Choose the appropriate figure of speech in the following. The bench for the judge. देखिए guys, part present whole and whole present part, and when it is closely associated, it's closely associated like irony, epigram, metonymy, antithesis. 118 correct answer of the question is C option, guys. It's metonymy, है ना? Metonymy. Choose the correct sentence. A new radio jockey will be chosen soon. Soon will be chosen a new radio jockey. Soon will be new radio jockey chosen. A radio jockey new would be chosen soon, guys. 119 answer is a new radio jockey will be chosen soon. Choose the correct sentence. Okay. Next one is choose the incorrect sentence. His hair is black. The cattle entered in the garden. My shoes are black. Where is my spectacle? Correct answer, guys, इसका क्या हो सकता है? जल्दी से बताते चलिएगा. Yes. 120 और अभी 30 क्वेश्चन गाइज और रिमेन है. आंसर इज डी. Where is my spectacles? है ना? Choose the following sentence. There is 7 colors in the rainbow. Was, have, are, had, guys. So there are 7 colors in rainbow. 121. 121. Right answer is C, R. Correct the following sentence. He is an expert on mathematics. So guys, 122. 122. Right answer is C. He is an expert in mathematics. C is the right answer. Next one question, guys. Correct the sentence given below. If I have worked hard, I would have passed. So guys, see, यहां पर आपको क्या करना है? Yeah, correct the sentence given below. So incorrect sentence है I have worked hard, I would have passed. So गाइज यहां पर जो राइट आंसर होगा 123. 123 का राइट आंसर है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, है ना गाइज? इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड. सो गाइज यहां पर देखिए ये पास्ट परफेक्ट में है ना? पास्ट परफेक्ट, और यहां पर गाइज वुड के साथ संभावना को दिखा दिया है. देन सी चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट. 124. Answer of 124 is this one. He told him to wait there till he returned. He said to him, please wait till I return. So then guys इसका आंसर है D. He told him to wait there till he returned. Change the following sentence into indirect speech. He said to us, are you going away today? He said to us that what we were going today, guys. So देखिए यहां पर इसका भी आपको करेक्ट वाला इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है. 125 इसका आंसर कौन सा होगा? B. He inquired of us whether he were going away that day or not, guys. 125. Next one, guys, 126.
Next one question, which is correct form of indirect speech? He said to his friend, work steadily. इसका आंसर कौन सा होगा गाइज? 126. सो 126 का जो राइट आंसर है, और द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज, प्लीज मुझे थोड़ा सा कमेंट देखने दीजिए, या कमेंट भी आपके विजिबल हैं, मैं भी विजिबल हूं. So 126, the right answer of this one question is, he advised guys, है ना? He said to his friend, walk steadily. So उसने advised किया ना? Yes. Change the sentence from the simple to complex. He confessed his crime. So जब इसको हम complex बनाएंगे तो क्या बनेगा guys? He confessed that he was guilty. This is complex one. It's structure of the complex. Next one, choose the following sentence correctly by removing to. He is too honest to accept a bribe. Okay, and then guys, he is so honest that he will not accept a bribe. 128 answer is C option guys, है ना? जब भी टू लगा होता है तो हमें टू को कैसे रिमूव करना होता है? सो टू को रिमूव करने के लिए गाइज ये, और जब टू लगाना हो, अगर लिखा हो ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, इसका हो जाएगा गाइज टू में हमें कन्वर्ट करना हो जब. सो रिमूव टू का यूज काफी इंपॉर्टेंट है. पैसिव वॉइस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. सो द पैसिव वॉइस ऑफ दिस वन सेंटेंस 129, इट्स गाइज अ प्रॉमिस शुड बी kept. This is correct one. Give the synonym for authentic: simple, bogus, strange, genuine. 130 guys. 130. Right answer is D, genuine. Authentic means genuine. Choose the synonym for the collusion: tall, huge, or it's lofty or towering guys. Choose the synonym for collusion. 131 and 131 का आंसर है गाइस B. It's B, huge. Give the synonym guys. So delegate का synonym क्या होगा? 132 please. So delegate, right answer of this one is participant, representative, member, officer. Representative guys. What is synonym of cite? Cite, citation, ashel or scene guys. So what is the synonym of cite? Cite 133. 133 guys, answer is scene. Cite means scene या दृश्य. Synonym of venom: poison, nectar, tobacco, opium. Answer is 134A. Give the synonym of feasible. इसका synonym क्या होगा guys? Feasible: impractical, impossible, difficult, impractical, impracticable. Correct answer. So 135, right answer is C guys, है ना? Difficult. Choose the antonym of attain: gain, rob, achieve, or acquire. 136. So B is the right one answer. Find out the antonym of innocent. Innocent का antonym क्या होगा? Alert, spirited, guilty, stupid. Answer of this one is guys, कोई अगर innocent है, so maybe guys कि वो थोड़ा wise हो, है ना? This is not the way. Find out the antonym guys. So समझ लीजिए यहाँ पर क्या है? Innocent, और innocent का जो opposite होगा 137. So opposite is C guys, it's guilty. Choose the antonym of parsimonious. Parsimonious का guys antonym क्या है? Economical, frugal, prodigal, none of the above. So economical, frugal, prodigal, none of the above. 138. Right answer of this one is C, it's prodigal. Choose the antonym of morn: evening, night,
Yes, bear avement or rejoice, antonym of mourn. So the answer is 139, guys. Okay, 139. Correct answer is D, guys. It's rejoice. Clear? चलिए, give the antonym of night, dark, dayness, sorry, day, darkness, shadow, or none of the above. So night का guys क्या होगा? Day. Night, day. 140. 141. Choose the correct homonym. So entrance, large door, manner of walking, gate. So 141. D is the correct one answer. It's gate. GAIT. एंड देन ये देखिए आपके पास है गाइज एक पैसेज, और मैंने पैसेज के लिए कल भी बताया था कि प्लीज पैसेज आप अपने मन से कर लीजिएगा. यस, पैसेज को करने में गाइज आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए. यस, टू फूट अ बिल. आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन व्हाट इज गाइज, व्हाट इज द आंसर? So the answer of this one question is, correct वाला आंसर कौन सा है? To put a bill. Answer is C, guys. To pay a bill. है ना? Yes. So these all are the questions जो guys आपके एग्जाम पर बेस्ड थे और जिनको मैंने डिस्कस किया. And it was basically paper of 2015. थोड़ी सी बिगिनिंग में गाइस गड़बड़ हो गया था, सो मैं उसे रिमूव करने वाला हूं. अभी मैं एडिट करूंगा, इसके बाद फटाफट मैं एडिट कर दूंगा और वो पार्ट रिमूव कर दूंगा. ठीक है. सो गाइस ये 2015 का जो आपका पेपर था वो हमने फिनिश कर लिया. थोड़ा फास्ट किया मैंने, लेकिन ठीक है. सो आपके 3 पेपर गाइस जीआईसी वाले मैंने फिनिश किए, और हर एक पेपर में आपके 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन. मीन्स गाइज आप ये 200 नहीं 120. सो 360 क्वेश्चंस गाइज मैंने करवा दिए आपके, है ना. और आगे की जो बात है अपनी तैयारी करते रहो. हमारी और आपकी मुलाकात भी होने वाली है अगली क्लासेस में. कल गाइज 9 AM जरूर आइएगा. फ्री क्लास अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके साइन इन करके वहां नाम मेरा सर्च करके फॉलो कर लीजिए. और अगर कोड पूछे कि कौन सा कोड है, AKS राजवीर कोड है गाइज, जो 10% डिस्काउंट भी देता है और बहुत कुछ मिलता है उस कोड के साथ. ठीक है, चले हम. बिल्कुल गाइस, अब चलना चाहिए. थैंक यू सो मच. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं गाइस, तो देन आप मेरे पेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं. यूपी TGT PhD चल रहा है, अभी 10 तारीख से ही चला है. अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए. और गाइस जो ये 50% वाला ऑफ वाला जो ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ 20 तक चलेगा. 50% ऑफ वाला, है ना. इसके बाद जो प्राइस होंगे TGT PGT वाले, वो सेम प्राइस, मतलब जो आपको फुल प्राइस देना होता है वो पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. TGT PGT का लाइव बैच आएगा जब आपका एग्जाम अनाउंस्ड हो जाएगा. अभी जो बैच मिलेगा रिकॉर्डेड होगा. अगर आप लाइव में भी जुड़ना चाहें, इस रिकॉर्डेड में भी जुड़ना चाहें, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा. अभी जो फी है वो आपको पे करना पड़ेगा, बाद में आप एक्स्ट्रा पे करके लाइव में भी जुड़ सकते हैं. ठीक है, क्लियर. अब बाद में लाइव में भी जुड़ सकते हैं. LT का बैच गाइज इसी वीक में लॉन्च होने वाला है. LT ग्रेड UP LT वाला, दोनों पेपर यानी जनरल पेपर और सब्जेक्ट वाला पेपर भी, सब कुछ अवेलेबल होगा गाइज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको. ठीक है. एंड UGC NET UPHESC ये कोर्सेस आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं AKS राजवीर कोड के साथ. ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है. आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग कोर्स. और ये गाइज UGC वाले चार्जेस ये हैं. जो TGT PGT के चार्जेस हैं, TGT के लिए आपको अभी पे करना है ओनली एंड ओनली 1500, और PGT के लिए आपको ओनली एंड ओनली 2000 रुपीज पे करने की जरूरत है. ठीक है, चले गाइज, पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको और मजे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आने वाली है और भी एक वैकेंसी, जिसमें गाइज आएंगी 27,000 वाली, है ना. यस, ठीक है, चले गाइज. तो बाय एंड टेक केयर. देखिए, कोई जरूरी नहीं अनुराग कितने क्वेश्चन लाना जरूरी है. जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिए. ठीक है, क्योंकि जब आपके नंबर्स ऐड होंगे तो फिर आप समझ लीजिए प्रॉब्लम
जीके में कितने कम से कम पासिंग मार्क तो अनुराग ले ही आए, बिना पासिंग मार्क के काम नहीं चलेगा। 30 क्वेश्चन है जीके वाले, है ना, तो 30 क्वेश्चन में कुछ तो कम से कम स्कोर कर ही ले आप। आउट ऑफ 30 मेरा मानना है कि आप कम से कम आप 17 क्वेश्चन तो मतलब कर ही ले, 15-17 क्वेश्चन, ताकि आप बिल्कुल इसमें रहें, रेस में रहें। ठीक है, चलिए गाइस, तो फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिर नमस्कार, और फिर से हमारी आप